भोपाल में विनीत की पुश्तैनी हवेली ने 4 दोस्तों को वीकेंड पर रोमांच का मौका दिया। विनीत, नीरज, रंजन और विनोद सभी इंदौर से कार में सवार होकर मस्ती के मूड में निकले। हवेली पर पहुंचते ही उन्हें पुराने ज़माने की डरावनी फिल्मों जैसा माहौल मिला। बूढ़े चौकीदार दीनू काका ने टॉर्च की रोशनी में उनका स्वागत किया। आओ विनीत बाबा, सामान अंदर लाता हूँ, आप लोग फ्रेश हो लीजिए, दीनू काका ने कहा। हवेली के भीतर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने ज़माने के फ़ोटो, लंबी छायाएं और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा। रंजन पहले ही बेचैन था। उसने कहा, यार मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कुछ और भी है, कोई और भी है। बाकी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। डरपोक मत बन यार, ये सब फिल्मों वाली बातें हैं, नीरज ने हंसते हुए कहा। रात को पार्टी शुरू हुई। तीनों काका ने स्वादिष्ट चिकन बनाया और दोस्तों ने जमकर खाया पिया। आधी रात हो चुकी थी। दोस्तों को एक शरारत सूझी रंजन को डराने की। सभी अलग अलग बहाने बनाकर उसे हवेली में अकेला छोड़कर बाहर निकल गए। तभी हवेली का लैंडलाइन फ़ोन बजा। रंजन ने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद फ़ोन फिर बजा। रंजन ने फिर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? मजाक मत कर। जवाब में बस सन्नाटा। तीसरी बार जब फ़ोन बजा तो रंजन चिढ़ गया। उसने गुस्से में फ़ोन उठाकर कहा, अबे बोलता क्यों नहीं? फ़ोन की दूसरी तरफ से अचानक एक भयानक हंसी सुनाई दी। रंजन के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर बाहर भागा और बोला, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तीनू काका की हवेली छोड़ने का कहकर चला गया। रंजन के जाने के बाद बाकी तीनों दोस्त हंसते हुए बोले, थोड़ा ज़्यादा डरा दिया, लेकिन मस्त मज़ा आया। तभी फिर फ़ोन बजा। विनीत ने फ़ोन उठाया। अबे रंजन, मजाक मत कर, हमारा ही प्रैंक हम पर उल्टा मत कर। फ़ोन पर वही हंसी गूंजी। अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। विनोद ने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरे में रंजन का अधमरा शरीर गेट पर लुढ़का पड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें डर से फटी हुई। उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, वो और वो बेहोश हो गया। डर और हड़कंप के बीच विनीत ने फ़ोन रखा। तभी वो फिर बजा। नीरज ने फ़ोन उठाया। कौन है? फ़ोन की दूसरी तरफ वही भयानक आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। तभी लाइट्स बंद हो गई। हवेली में गहरा अंधेरा छा गया। दरवाजे पर दस्तकें और तेज होने लगी। अब ये सिर्फ हवेली का प्रैंक नहीं था, ये कुछ और था, कुछ खतरनाक। लड़कों ने देखा कि तीनों काका दरवाजे के पास खड़े हैं, हाथ में खून से सना एक छुरा। उन्होंने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, अब आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे जैसे तुम्हारी पुरखें। अगली सुबह हवेली सुनसान थी। पुलिस को वहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ 4 कुर्सियाँ और उन पर खून के धब्बे। हवेली में लगे पुराने फ़ोटो फ्रेम्स में अब 4 नई तस्वीरें थीं, विनीत, नीरज, रंजन और विनोद की। फ्रेम के अंदर से ही एक हंसी की आवाज़ गूंज रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
विनोद बचपन से ही डरपोक था। भूत चुड़ैल की कहानियां सुन सुनकर उसका डर और गहरा हो गया था। रात के समय बाथरूम जाना उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। वो राम राम करता हुआ दौड़ता बाथरूम जाता और उतनी ही तेजी से वापस अपने बिस्तर में आ घुसता। एक दिन विनोद के घर के सभी सदस्य किसी शादी में गए थे और विनोद को घर में अकेला छोड़ दिया था। रात के करीब 8 बजे अचानक लाइट चली गई। अंधेरे ने विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर कोने में उसे अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। पसीने से तरबतर वो राम का नाम जपते हुए कोने में दुबक गया। तभी बरामदे में से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ने लगी। विनोद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची की आकृति खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रहे थे। विनोद के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ तलक नहीं निकली। अचानक आकृति कमरे के अंदर आ गई और विनोद के पास आकर रुक गई। उसने झुककर विनोद के चेहरे को ध्यान से देखा और धीमे से कहा, मुझे पहचानते हो? विनोद हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? आकृति ने एक तेज हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने सालों पहले छत से गिराकर मारा था। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। विनोद के होश उड़ गए। वो कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 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 छोड़ दो। तभी आकृति ने अपना चेहरा और करीब लाकर फुसफुसाया, तुम्हारे पाप का हिसाब देने का समय आ गया है। विनोद ने हिम्मत जुटाकर पीछे के दीवार से टकराते हुए बिजली की बत्ती चालू करने की कोशिश की, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई थी। अचानक वो आकृति तेजी से हंसते हुए हवा में गायब हो गई। सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कमरे का पंखा तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। विनोद ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और घर के बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, लाइट वापस आ गई, पर उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर वो आकृति, वो छोटी सी बच्ची अभी भी खड़ी थी। वो सिर्फ एक ही शब्द कह रहे थे, वापस आओगे तो इंतज़ार करूँगे। जब विनोद के माता पिता घर आए तो देखा विनोद घर में नहीं है। वो पड़ोस में अपने चाचा के घर पर था। दरअसल आज से 3 साल पहले विनोद और उसके चाचा की बेटी, वो लोग छत पर खेल रहे थे। उसके चाचा की बेटी छत की बाउंड्री पर बैठी हुई थी और विनोद का अचानक से धक्का लग जाने से वो एकदम से छत से नीचे जा गिरी और फिर वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। उस दिन के बाद से विनोद को उसके बुरे सपने भी आते थे, मगर ये जो था ये सपने से कई ज़्यादा था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा,
मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा, ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और छुकछुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान, मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं, मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुंचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई, सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपये लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपये में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था। तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा।
अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ। आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं? अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे। फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों? मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से।
जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था, इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान, ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का? तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना, उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।